Hi everyone, welcome back to the channel. In this video we'll discuss chapter number 1 हड़प्पन सिविलाइजेशन। बेटा हड़प्पन सिविलाइजेशन को ही हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों है बेटा? क्योंकि जो मैक्सिमम साइट्स मिली हमें वो कहाँ पर मिली? इंडस रिवर के बैंक पर या इंडस रिवर की वैली में। हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो शुरुआती एक्सकवेशंस हुए उसमें मैक्सिमम सिटीज़ जो हमें मिली वो कहाँ पर मिली? इंडस रिवर की वैली में। इसीलिए इसको क्या भी कहते हैं हम? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तो मैंने सॉल्व कर दिया। अब एक और क्वेश्चन आता है कि फिर इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा जो फर्स्ट साइट हमने डिस्कवर की थी, जो फर्स्ट सिटी हमें मिली थी वो कौन सी थी? हड़प्पा ही थी। इसीलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो दो नाम मैंने बता दिए, है ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि फर्स्ट साइट, जो फर्स्ट सिटी हमें मिली थी एक्सकवेशंस में, वो हड़प्पा थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मैक्सिमम सिटीज़ हमें मिली थी शुरुआती एक्सकवेशंस में वो कहाँ पर मिली थी बेटा? इंडस रिवर की वैली पर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं सिंधु नदी। तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो शुरुआती खोज हुई, जो एक्सकवेशंस हुए, उसमें सिटीज़ कहाँ मिली? इंडस रिवर की वैली में। पर बाद में हमने देखा कि ये सिर्फ इंडस रिवर तक सीमित नहीं है, कुछ साइट्स इनकी बाहर भी हैं, दूसरी रिवर्स पे भी लोकेटेड है। क्लियर है? चलिए आगे चलो। तो क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? तो सबसे पहले तो हम जानेंगे बेटा कि हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि ये जो अर्ली सिविलाइजेशंस होती थी इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते थे। अब यहाँ पर अर्ली सिविलाइजेशंस की बात, तो ये इट मीन्स हम सिर्फ हड़प्पन सिविलाइजेशन को नहीं पढ़ेंगे, साथ ही साथ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, चाइनीज़ वैली सिविलाइजेशन, इनको भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि वो कौन से सोर्सेज थे, वो कौन से स्रोत थे जिनके थ्रू हमने रिकन्स्ट्रक्ट किया है हड़प्पन सिविलाइजेशन को। आज आप जो बुक में ये चैप्टर पढ़ पा रहे हैं, ये चैप्टर अगर मैंने बनाया है तो वो किस सोर्स पे बेस्ड है। ठीक है, फिर हम देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के ओरिजिन और एक्सटेंट को, कि भाई ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ तक ये फैली हुई है। फिर पीरियड ऑफ सिविलाइजेशन। फिर हम देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फीचर क्या थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के। तो सबसे फैसिनेटिंग फीचर था ये अर्बन टाउन प्लानिंग थी। दूसरा ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही बढ़िया बना हुआ था। तीसरा आर्किटेक्चर। ठीक है, तो पहला जो सिग्निफिकेंट फीचर है वो टाउन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, कितने अच्छे तरीके से इन लोगों ने प्लान किया था। ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया था। आर्किटेक्चर बहुत अच्छा था। उस टाइम भी आर्किटेक्ट रहे होंगे, तभी तो इतना बढ़िया आर्किटेक्चर बना। फिर हम देखेंगे कि लोगों की सोशल लाइफ कैसी थी, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, आर्ट एंड क्राफ्ट कैसा था, सील्स क्या हैं, इनकी इम्पोर्टेंस कितनी थी। आज भी हम देखते हैं कि सील्स की इम्पोर्टेंस बहुत होती है। ठीक है, तो उस टाइम में सील कैसे बनाई जाती थी, उनकी क्या इम्पोर्टेंट थी। फिर हम इनके धर्म का ब्रीफ अकाउंट देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि भाई इतनी बढ़िया सिविलाइजेशन जो उस टाइम में अर्बन प्लानिंग कर सकती थी, जो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बना सकती थी, जिसमें आर्किटेक्चर बढ़िया हुआ करता था, तो ऐसे सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हो गया। फिर हम देखेंगे हड़प्पन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को। तब सबसे पहले तो हम चलते हैं कि वाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री वर्ड को अगर हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें तो होगा हिज स्टोरी। तो ठीक है, किसकी स्टोरी की बात हो रही है बेटा यहाँ पर? तो वो स्टोरी है मेन की, वुमेन की। क्लियर है? अब यहाँ पर स्टोरी ऑफ मैन से आप ये मत समझ लेना कि यहाँ औरतों की बात ही नहीं होगी, दोनों की बात होगी बेटा। स्टोरी ऑफ मैन एंड ऑफ कोर्स द वुमेन आर द वुमेन काइंड। मैन काइंड, वुमेन काइंड, मैन वुमेन, सबकी स्टोरी को ही हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री। हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो डील करता है इवेंट से। कौन से इवेंट से बेटा? जो कब हुए, पास्ट में हुए। तो बेटा अब आपको हिस्ट्री का मीनिंग समझ में आ गया होगा। हिस्ट्री मीन्स स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। ठीक, कोई बात? हिस्ट्री डील्स विथ इवेंट्स।
दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट। हिस्ट्री वो इवेंट से डील करती है जो कब हुए होंगे बेटा, पास्ट में हुए होंगे। तो जो हमारा पूरा के पूरा पास्ट है उसे हमने, हमारे पूरे के पूरे पास्ट को हमने 2 हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया है, प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। तो बेटा प्री हिस्टोरिक कौन सा पीरियड होगा, जहाँ पर हमें राइटिंग में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। प्री हिस्टोरिक पीरियड इज़ दैट पीरियड जिसका कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें राइटिंग में नहीं मिलता है। आई बात समझ में। तो हमारी पूरी हिस्ट्री को हमने कितनी हेडिंग्स में डिवाइड किया है, 2 हेडिंग में, प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री किसको बोलते हैं बेटा, जहाँ पर हमें रिटर्न रिकॉर्ड नहीं मिलते हैं। तो इसका उल्टा हिस्टोरिक कौन सा हो जाएगा, हिस्टोरिक वो पीरियड हो जाएगा बेटा जहाँ पर हमें रिटर्न डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। मतलब हिस्ट्री का वो पार्ट जहाँ से राइटिंग स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पे हमें रिटर्न डॉक्यूमेंट मिलने लग जाएंगे, ठीक है, वो किसके अंदर काउंट होगा, हिस्टोरिक पीरियड के अंदर। अब उन्होंने उस टाइम में लिखा होगा, उस टाइम में उन्होंने लिखा होगा तो आज हमें वो मिल रहा है, तो इस पीरियड को कौन सा पीरियड कहेंगे, हिस्टोरिक पीरियड। तो बेटा हिस्टोरिक पीरियड रेफर्स टू द पीरियड अबाउट विच रिटर्न रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। जहाँ से हमें रिटर्न रिकॉर्ड मिल रहे हैं उस पीरियड को हम बोल रहे हैं हिस्टोरिक, और जिस पीरियड के हमें कोई भी राइटिंग में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है वो कौन सा हो जाएगा, प्री हिस्टोरिक। तो दोनों क्लियर हैं, राइटिंग में रिकॉर्ड जहाँ से मिल रहे हैं उसे बोल रहे हैं हिस्टोरिक, और जहाँ तक राइटिंग में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती उसे बोलते हैं प्री हिस्टोरिक। क्लियर है, चलिए आगे। अब बेटा पास्ट को पढ़ना ही क्यों है, सबसे बड़ा बच्चों को ये भी क्वेश्चन होता है, और स्पेशली ये क्वेश्चन आप लोगों को तो नहीं आएगा, आप क्योंकि बहुत कुछ पढ़ चुके हो। जब बच्चा क्लास 6 में आता है ना, तब उसको ये क्वेश्चन बड़ा आता है, क्यों पढ़ना है मैडम, बहुत बोरिंग है, नहीं पढ़ना है ना। तो क्यों हमें पढ़ना है बेटा पास्ट को, तो बेटा पास्ट को पढ़ना इंटरेस्टिंग भी है। अगर आपको कोई प्रॉपरली बताए तो ये सच में इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्ट के साथ साथ कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हर वही काम करना जिसमें इंटरेस्ट हो। ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सब्जेक्ट है, ये आपको फ्यूचर में क्या करना है ये भी बता देता है। कैसे बता देता है, पास्ट में हमने ये गलतियाँ की, इस गलती की वजह से ये हुआ, तो आप थोड़ा सा सतर्क नहीं हो जाओगे फ्यूचर के लिए कि अच्छा पास्ट में ये किया था तो ये हुआ, तो अब हमें फ्यूचर में ये नहीं करना है। क्लियर हुई बात। तो जब आप पास्ट को स्टडी करते हो, ये सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं है बेटा, ये यूज़फुल भी है, ये इन्फॉर्मेटिव भी है, ठीक है। तो पास्ट को स्टडी करना इंटरेस्टिंग तो है, जिन बच्चों को इंटरेस्टिंग नहीं लगता है उनको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप किससे सीखते हो, हिस्ट्री से सीखते हो। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है, इन्फॉर्मेटिव भी है। क्लियर है। हिस्ट्री हमें बताता है कि कैसे मैन वीमेन एज टू एज रहते आए हैं, मतलब इन लोगों की जीवन शैली में, लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये हमें बताती है हिस्ट्री। आदमी कैसे रहता था, औरत कैसे रहती थी, ग्रेजुअली ये कैसे डेवलप हुए, है ना, ये सब आपको जानना है। तो आप कैसे ही जान पाओगे, हिस्ट्री से जान पाओगे। फिर आपको पता चलेगा कि भाई लैंग्वेज कैसे बनी, लैंग्वेज की ग्रोथ कैसे हुई, सोसाइटी कैसे हुआ करती थी, सोशल स्ट्रक्चर बनना कब से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, राजनीति कहाँ से शुरू होती है, पॉलिटिकल सिस्टम की शुरुआत कहाँ से है, फिर कैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बने, फिर कैसे ये रिजिड हो गए। तो हिस्ट्री हमें बताती है कि मैन एंड वीमेन कैसे रहे हैं एज टू एज, कैसे इनकी लाइफ में चेंजेस आए, भाषा कैसे बनी, भाषा कैसे बढ़ी, सामाजिक सिस्टम, राजनीतिक सिस्टम कैसे बना, सोशल पॉलिटिकल सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कैसे बने, और टाइम टू टाइम जो बिलीव्स थे वो कैसे थे। ठीक है, हर टाइम का बिलीफ सिस्टम अलग होता था, सच में आज भी अलग है और आने वाले टाइम में और अलग हो जाएगा। तो बेटा ये जो वर्ड बिलीव्स है ना, बिलीव है, इसका मतलब क्या होता है, धारणा, आस्था, विश्वास। धारणा, आस्था, विश्वास। तो हम देखते हैं कि हर टाइम में प्रिवेल करने वाले बिलीव्स अलग थे। ठीक है, पहले लोगों की आस्था किसी और चीज़ पे थी, फिर किसी और चीज़ पे आई और आज आके और बदल गई। तो किस टाइम में कैसे बिलीफ सिस्टम थे, कैसे बिलीव्स प्रिवेल करते थे, वो भी हम पढ़ेंगे। और बेटा आपको हमारे प्रेजेंट को समझना है तो आपके पास पास्ट के नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब तक आपके पास पास्ट के नॉलेज नहीं होगा, पास्ट का नॉलेज नहीं होगा, आप आपके प्रेजेंट को नहीं समझ पाओगे।
ठीक है, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड आवर प्रेजेंट, हम हमारे प्रेजेंट को नहीं समझ सकते जब तक हमारे पास नॉलेज ना हो किसका, पास्ट। थर्स बाय मीन्स ऑफ हिस्ट्री, थर्स का मतलब होता है बेटा इस प्रकार से हम देखते हैं कि इतिहास के माध्यम से हम हमारे अतीत को वर्तमान से जोड़ सकते हैं, या इस प्रकार से हमारा जो अतीत है वो वर्तमान से जुड़ा हुआ है किसके थ्रू, इतिहास के थ्रू। ठीक है, तो हिस्ट्री कनेक्ट करता है पास्ट को प्रेजेंट से। अच्छा, एक बात और ज़रा ध्यान से सुनना कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे कि भाई आज का जो मैन है और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, अब इंस्टीट्यूशन में टेम्पल भी हो सकता है, मॉस्क भी हो सकता है, पार्लियामेंट भी हो सकता है, जुडिशरी भी हो सकता है। ठीक है, सो मैन और इंस्टीट्यूशन कैसे डेवलप हुए और आज हम जिन्हें जैसा देख पा रहे हैं वो कैसे बने। ठीक है, तो वी कैन देन हिस्ट्री के थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं बेटर कि मैन और उससे जुड़े जो इंस्टीट्यूशन है वो कैसे डेवलप हुए और ये कैसे ऐसे बन गए जैसे आज हम इन्हें देखते हैं। बेटा एक बात और याद रखना, वो आदमी जिसके पास अपनी यादें नहीं हैं या वो नेशन जिसके पास अपनी ट्रेडिशन नहीं है, उसे आइडेंटिटी क्राइसिस को झेलना पड़ेगा। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ अनसर्टेनिटी होगी, ठीक है, क्या होगी, अनसर्टेनिटी होगी, कन्फ्यूजन होगा कि भाई अब क्या करना है, तो आपके अस्तित्व का खतरा आपके ऊपर मंडराता रहेगा, आप आइडेंटिटी क्राइसिस को फेस करते रहोगे अगर आपके पास अपनी मेमोरीज़ नहीं हैं। तो इसी प्रकार से कोई कंट्री भी आइडेंटिटी क्राइसिस को फेस कर सकती है अगर उसके पास अपने ट्रेडिशंस नहीं हैं, अपने कस्टम्स नहीं हैं, अपना बिलीफ सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो वो भी आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझेगी। तो मैन विदाउट मेमोरी, वो आदमी जिसके पास अपनी कोई याद नहीं है, कोई मेमोरी नहीं है, एक नेशन जिसके पास अपने ट्रेडिशंस नहीं है, कस्टम नहीं है, वैल्यूज़ नहीं है, बिलीफ सिस्टम नहीं है, वो भी क्या फेस करेगा, आइडेंटिटी क्राइसिस को। आइडेंटिटी क्राइसिस को आप बोल सकते हो अस्तित्व का खतरा, या एक ऐसी सिचुएशन या अनसर्टेनिटी का बना रहना जहाँ आपको पता ही नहीं है कि आपको आगे करना क्या है, आपका एग्जिस्टेंस क्यों है। अब हम पढ़ेंगे बेटा इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन। अर्ली जो सिविलाइजेशंस हुई उनके इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या थे। तो अगर हम एच डेविस की बात करें तो उनका मतलब था सिविलाइजेशन से कि ये ऐसे सेटलमेंट होंगे जो डेफिनेट टेरिटरीज़ में होंगे। ठीक है, यहाँ पर सिटीज़ बिल्ड की गई होंगी। द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्डर्ड मेथड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के पास कामकाज करने का एक प्रॉपर तरीका होगा जो ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ होगा। फिर वहाँ पर व्यापार भी हो रहा होगा, वाणिज्य भी हो रहा होगा, ट्रेड भी हो रहा होगा और कॉमर्स भी हो रहा होगा, और उस एरिया में प्रोग्रेस की कैपेसिटी होगी जिसको कोई रेस्ट्रिक्ट भी नहीं करेगा, मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से ये चलेंगी। तो ये सारे फीचर्स आपको पता चल गए। सिटीज़ होनी चाहिए, प्रॉपर सरकार होनी चाहिए, ट्रेड होना चाहिए, कॉमर्स होना चाहिए और प्रोग्रेस के ऊपर कोई रोक नहीं होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या थे अर्ली सिविलाइजेशन के। तो पहला, तो फर्स्ट फीचर क्या है बेटा, सेटलमेंट इन डेफिनेट टेरिटरीज़। क्योंकि अब आप प्लेस टू प्लेस मूव करके फूड को गैदर नहीं करेंगे, ठीक है, इसके बजाय बिकॉज इंस्टेड ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अब आपको मूव नहीं करना है, इसके बजाय आपको क्या बन जाना है, फूड प्रोड्यूसर बन जाना है ना। तो जब हम सिविलाइजेशंस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि लोग एक डेफिनेट टेरिटरी में रहने लगते हैं, वो फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन जाते हैं और अपने परमानेंट हाउस बना लेते हैं, होम बना लेते हैं, कहाँ पर, रिवर बैंक्स पर। सेकंड, हम देख रहे हैं कि जब आप फूड प्रोड्यूसर बन जाते हो उसके पास आपके पास सरप्लस फूड प्रोडक्शन होता है, जिस फूड प्रोडक्शन को आप ट्रेड करते हो, ट्रेड के साथ ही कॉमर्स जुड़ा हुआ है और बहुत सारे क्राफ्ट भी आप करते हो। अब जैसे कि आपको फूड को स्टोर करना है तो आपको पॉट चाहिए, है ना, आपको डलिया चाहिए, बास्केट चाहिए, तो वो क्राफ्ट के थ्रू प्रोड्यूस होगी। तो फिर हम देखेंगे कि जैसे ही हम डेफिनेट टेरिटरी में रहने लग गए, हम फूड प्रोड्यूसर बन गए, हमने हमारे घर बना लिए, तो इसके बाद ट्रेड होगा, कॉमर्स होगा और बहुत सारे क्राफ्ट एग्जिस्टेंस में आएंगे। फिर हम देखेंगे कि लोग लिखना सीखेंगे, ठीक है, द स्किल टू एक्सप्रेस वन थॉट इन राइटिंग। फिर आप लिखना सीखोगे, फिर आप कुछ रूल्स बनाओगे, कुछ मेथड्स आप करोगे, ठीक है, गवर्नेंस की। तो फिर रूल्स आएंगे, कुछ मेथड्स आएंगे किसकी,
गवर्नमेंट की, मतलब अब आपको उस टेरिटरी के अंदर गवर्न करने के लिए कुछ रूल्स, कुछ मेथड्स का यूज़ किया जाएगा। अब ध्यान से समझ में आया, एक डेफिनेट टेरिटरी होगी, आप यहाँ वहाँ मूव नहीं करेंगे, आप यहीं पर रहेंगे और क्या बन जाएंगे, फूड प्रोड्यूसर। ठीक है, जो सरप्लस फूड प्रोडक्शन होगा उसके थ्रू आप ट्रेड करोगे, आप कॉमर्स करोगे। इस पूरे एरिया को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट होगी और गवर्नमेंट के क्या होंगे, रूल्स होंगे और मेथड्स होंगी। अब अगर बेटा हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आधे से ज़्यादा भाग में डेवलप हुई। ठीक है, मतलब आप देखोगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट अब तक हम एक्सकवेशंस करते आ रहे हैं और हमें साइट्स मिल भी रही हैं। अभी राखी गढ़ी का मिलना हरियाणा में ये बताता है कि भाई अभी भी हमें बहुत कुछ ऐसा है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिगार्ड्स में नहीं पता है। तो वाइल द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डेवलपिंग अक्रॉस हाफ ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसके आधे से ज़्यादा भाग में हमने देखा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। एक और मेजर सिविलाइजेशन थी जो बड़ी कहाँ पर फैली हुई थी, कहाँ पर, टिग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर के किनारे पे, जिसे हम कहते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो ये जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी ये किसकी वैली पे बनी, टिग्रिस रिवर और यूफ्रेटिस रिवर। ठीक है, विच सॉ द राइज एंड फॉल ऑफ सेवरल सिटी स्टेट्स, जहाँ पर हम देखते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में बहुत सारे सिटी स्टेट्स का राइज भी होता है और फिर फॉल भी होता है। क्लियर है, तो टिग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर पे जो सिविलाइजेशन थी उसका नाम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन किस रिवर पे थी, मेनली ऑन इंडस रिवर, और बाद में छोटी छोटी और रिवर्स भी हैं जिनके किनारे पे एक 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 दो दो सिटीज़ हमें मिली हैं। बेटा अगर हम किसी भी सिविलाइजेशन की बात करें ना तो जितना वो मैन पर डिपेंड करती है उतना ही प्लांट्स और एनिमल्स पे भी डिपेंड करती है। इन तीनों में से किसी एक भी एलिमेंट को विड्रॉ कर लिया जाए तो सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, सिविलाइजेशन अल्टीमेटली डिपेंड करती है जितना आदमी पर उतना ही वो प्लांट्स पे भी डिपेंड करती है, उतना ही वो एनिमल्स पे भी डिपेंड करती है। अगर हम रिवर वैली की बात करें तो रिवर वैली हमें पानी तो देती ही थी, साथ ही साथ फर्टाइल सॉइल भी देती थी जहाँ प्लांट्स इजीली ग्रो कर सकते थे। तो बेटा ये रिवर वैली ही है जहाँ पर हमने देखा मैनकाइंड के प्रोग्रेस के बहुत बढ़िया चांसेस अवेलेबल थे, क्योंकि उस टाइम में हम लोग पानी को ज़मीन के अंदर से निकालना नहीं सीख पाए थे। ठीक है, हमें पता ही नहीं था कि ज़मीन के अंदर भी पानी है, इसको भी हम ऊपर निकाल सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम उन्हीं जगहों की खोज करते थे जहाँ पर हमें रिवर्स मिले। अच्छा देखो, पानी तो आप ज़मीन के अंदर से निकाल लोगे, फर्टाइल सॉइल कहाँ से लाओगे। तो रिवर वैली इसलिए बहुत ज़्यादा सूटेबल थी क्योंकि वो आपको पानी भी देती थी, साथ ही साथ आपको फर्टाइल सॉइल भी देती थी। अब हम बेटा वो सारे सोर्सेस को देखेंगे जिनके थ्रू हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। आज आप हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ रहे हो तो ये लिखा गया है, और ये लिखा गया है तो किस सोर्स के बेस पे लिखा गया है वो पढ़ेंगे। तो जैसे ही डिस्कवरी होती है बेटा हड़प्पन सिविलाइजेशन की, यहाँ से एक नया चैप्टर जुड़ जाता है भारत के इतिहास में। इंडिया की हिस्ट्री में एक नए चैप्टर को हम देखते हैं आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। बेटा देयर आर मेनी सोर्सेज, आज हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं जिनके बेसिस पे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। पहला सोर्स, 2 टाउन्स मिले मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, जो हमें बताते हैं कि टाउन प्लानिंग बहुत रिमार्केबल थी उस टाइम में। जब इन दोनों टाउन्स को हम देखते हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, टाउन्स को तो क्या उनके रिमेन्स को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इन लोगों के पास एक स्ट्रॉन्ग सेंस था टाउन प्लानिंग का। बहुत बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम था, ग्रेट बाथ, एक स्विमिंग पूल टाइप इनके पास था, बड़े असेंबली हॉल इनके पास थे, दूसरी पब्लिक बिल्डिंग्स भी थी। तो जब आप ग्रेट बाथ को देखते हो, ड्रेनेज सिस्टम को देखते हो, असेंबली हॉल को देखते हो तो आपको पता चलता है नहीं यार बढ़िया गजब के लोग थे ये लोग, टाउन प्लानिंग इनकी बहुत अच्छी थी। तो बेटा ये जितनी भी इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज हुई उनमें से एक ग्रेट बाथ भी है। अब ग्रेट बाथ कैसा था बेटा, इसके आसपास गैलरीज हुआ करती थी, रूम्स हुआ करते थे, एक ओपन क्वाड्रेंगल था सेंटर में। आप लोगों ने कुछ स्कूल की या कॉलेज की बिल्डिंग्स में ऐसा कंस्ट्रक्शन देखा होगा ना कि ये ओपन एरिया होता है और इसके आसपास रूम्स बने होते हैं, है ना। तो इसी को बोलते हैं क्वाड्रेंगल इन द सेंटर।
ठीक है, कि बीच में खुला हुआ जगह होगी और आसपास वहाँ पर बिल्डिंग बनी होंगी। स्कूल्स कॉलेजेस में स्पेसिफिकली हम ऐसा देखते हैं। और बेटा इसी चैप्टर में आगे हम ग्रेट बाथ का एक डिटेल्ड अकाउंट पढ़ेंगे, तो यहाँ बस इतना जान लो कि ग्रेट बाथ था, इसके आसपास गैलरीज रूम हुआ करते थे और एक ओपन क्वाड्रेंगल हुआ करता था, कहाँ पर, सेंटर में। बेटा अगर अब हम हड़प्पा की बात करें या मोहनजोदड़ो की बात करें तो इन दोनों में ही सिटाडल हुआ करता था। सिटाडल एक थोड़ा सा राइज एरिया हुआ करता था, मतलब थोड़ा ऊंचाई पे बना हुआ एरिया हुआ करता था, जिसको रूलिंग क्लास के मेंबर ऑक्यूपाई करते थे। और ये अब हम प्रोबेबली बोल रहे हैं, प्रोबेबली मतलब शायद जो सिटाडल एरिया होता था उस पर रूलिंग क्लास रहती थी, रूलिंग क्लास के मेंबर रहते थे, क्योंकि मतलब ऐसा थोड़ा ऊंचाई पे बना हुआ होता था। किस पे बना हुआ होता था बेटा? ये थोड़ा सा ऊंचाई पे बना हुआ होता था। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना कि इन बुक हमारी बोल रही है प्रोबेबली, मतलब शायद की बात हो रही है, ठीक है, कि शायद इस एरिया में रूलिंग क्लास रहती होगी। जो सिटाडल, बेटा जब हम सिटाडल को देखते हैं तो सिटाडल क्या बताता है? सिटाडल पॉइंट्स क्या बताता है? सिटाडल हमें, सिटाडल पॉइंट्स टू एन एलॉबरेट प्लानिंग। सिटाडल किस तरफ इशारा करता है कि भाई यहाँ पर प्लानिंग बहुत विस्तृत हुआ करती थी, योजनाएं बहुत बड़े लेवल पे बनाई। और सिटाडल ही ये बात भी जस्टिफाई करता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। तो आफ्टर सीइंग सिटाडल यू कैन ईजिली जस्टिफाइज दैट हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन। सिटाडल हमें बताता है कि कितने प्रॉपर तरीके से इन लोगों ने टाउन प्लानिंग की थी। फिर हम थर्ड पॉइंट देखते हैं कि 2000 से भी ज़्यादा सील हमें मिली हैं अलग अलग साइट से, ठीक है। फ्रॉम सील्स, सील्स से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि उस टाइम में फिज़िकल फीचर्स कैसे थे, ड्रेस कैसे हुआ करती थी, ऑर्नामेंट्स कैसे थे, लोगों के धार्मिक आस्थाएँ कैसी थी। तो सील्स को देखने के बाद आप बता सकते हो कि फ़िज़िकल फीचर्स कैसे थे, ड्रेस कैसी हुआ करती थी, गहने कैसे हुआ करते थे, धार्मिक आस्थाएँ कैसी थी, किसकी, लोगों की, ठीक है। तो हम सील के इम्पोर्टेंस को बाद में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फोर्थ, ब्रोंज फिगर। एक हमें ब्रोंज फिगर मिला है किसका? डांसिंग गर्ल का, ठीक है। फिर टेराकोटा फिगरिन मिली है मदर गॉडेस की, एक ब्रोंज फिगर मिला है, एक टेराकोटा फिगरिन मिली है, जो है उनके स्टैचू मिले हैं बियर्डेड मेन के, बियर्डेड। और जब आप उस डांसिंग गर्ल को देखते हो, मदर गॉडेस की टेराकोटा फिगरिन को देखते हो, बियर्डेड मेन को देखते हो, तो आपको पता चलता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बहुत ही क्लेवर क्राफ्ट्समैन हुआ करते होंगे। बेटा ये लोग मेटल वर्क भी करते थे, तो जो मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क है मेटल में वो है ब्रोंज फिगर, किसका? डांसिंग गर्ल का, ठीक है। इसका जो राइट हैंड है वो उसके हिप पर है और वो डांसिंग पोस्चर में है, उसने नेकलेस पहना हुआ है, उसके जो बाल हैं उन्हें नीटली अरेंज किया गया है ना। और किस में? बॉन में, मतलब एक जूड़ा बना हुआ है, उसने नेकलेस पहना हुआ है, एक हाथ उसका हिप पे है, वो डांसिंग पोस्चर में है। इसे हड़प्पन आर्ट का ग्रेट मास्टरपीस कहा जाता है। बेटा एक बहुत बड़ा सा डॉकयार्ड भी हमें मिला हुआ है और इस डॉकयार्ड के आसपास हम देखते हैं दीवार बनी हुई है, ईंट से दीवार बनी हुई है। और ये डॉकयार्ड हमें कहाँ मिला है? लोथल में। लोथल कहाँ पर है? गुजरात है। तो गुजरात के लोथल में हमें एक बहुत बढ़िया सा डॉकयार्ड मिला हुआ है जिसके आसपास ब्रिक वॉल हैं, दीवारें हैं। और डॉकयार्ड हमें क्या बताता है? डॉकयार्ड हमें सजेस्ट करता है कि ये लोग नेविगेशन भी करते होंगे, ठीक है। अरेबियन सी के कोस्ट से ये लोग नेविगेशन भी करते होंगे, नेविगेशन की प्रैक्टिस को बताता है क्या? ये डॉकयार्ड, कि भाई ये लोग ट्रेड करते होंगे या तो यहाँ से वहाँ जाते होंगे, अरेबियन सी का ये यूज़ करते होंगे जाने आने के लिए। ये हमें बताता है डॉकयार्ड, जो कहाँ पर बना हुआ है? लोथल में बना हुआ है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। और सेवेंथ, जो हड़प्पन्स थे उन्होंने बेटा राइटिंग सीख ली थी, उन्होंने इन्वेंट कर लिया था राइटिंग के आर्ट को, ठीक है। जैसे एंशिएंट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोगों को लिखना आने लग गया था, पढ़ना आने लग गया था, वैसे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को भी लिखना पढ़ना आ गया था। पर जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो अभी तक डेसिफर नहीं हो पाई है। हम अब तक हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ना नहीं सीख पाए हैं। मतलब हम आज का मनुष्य आज से 5000 साल पहले लिखी हुई जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है हम उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम उसको अब तक डेसिफर नहीं कर पाए। नेक्स्ट बेटा, बहुत सारे ऑब्जेक्ट जिनका ओरिजिन सुमेरियन है
वो हमें कहाँ मिले हैं, इंडस सिटीज़ में मिले हैं। तो वो सुमेरियन ओरिजिन के हैं। सुमेरियन कहाँ पर है बेटा? आज मॉडर्न डे का जहाँ इराक आपको देखने को मिलता है, हम उस जगह की लगभग बात कर रहे हैं। मॉडर्न डे का इराक जहाँ पर मिलता है, तो उस एरिया की चीज़ें भी हमें कहाँ मिली हैं, इंडस की सिटीज़ में मिली हैं। ये क्या इंडिकेट करता है, क्या बताता है कि हमारा ट्रेड रिलेशनशिप भी था किसके साथ, मेसोपोटामिया के साथ। ठीक है, मेसोपोटामिया बोले तो आज मॉडर्न डे का इराक वाला रीजन, तो वहाँ की चीज़ें हमें हमारी सिविलाइजेशन के एरिया में मिली है, इंडस वैली के एरिया में मिली हैं। जो हड़प्पन्स थे वो क्यूबिकल स्टोन्स का यूज़ करते थे वेट्स के लिए, मतलब जैसे 1 किलो 2 किलो के आज वो जो वेट आते हैं, पहले क्यूबिकल स्टोन का ये यूज़ करते थे एज अ वेट। तो बेटा ये जो टॉपिक है ना, द हड़प्पन सिविलाइजेशन, एक्चुअल में हमारा चैप्टर यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक हुई बात। इसके पहले जो भी कुछ हमने पढ़ा वो इंट्रोडक्टरी पार्ट था। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो बेटा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो लाइट में आती है 20th सेंचुरी के 3rd डिकेड में। अब पहला डिकेड शुरू होता है बेटा 0 to 10, दूसरा डिकेड चालू होता है 11 to 20। अब तीसरा डिकेड मतलब वो पीरियड जो 21 से 30 तक चलेगा। ठीक है, इसी पीरियड में जो हड़प्पन सिटी है वो लाइमलाइट में आएगी। और यहाँ पर एक और बात, 20th सेंचुरी वो पीरियड है जो 1901 से स्टार्ट होके कब तक चलेगा, 2000 तक। ठीक है, तो हम किसकी बात करेंगे, 1921, 22 से 30 तक की बात कर रहे हैं। ठीक हुई बात, कि यहाँ से शुरुआत होती है किसकी, हड़प्पन सिविलाइजेशन के मिलने की। क्लियर हुई बात। चलो, तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो लाइट में आती है 3rd डिकेड में। किसके 3rd डिकेड में, 20th सेंचुरी, मतलब हम मान सकते हैं कि 1921, 22, 23 में एक्सकवेशंस स्टार्ट हुए होंगे। एक्सकवेशंस का मतलब क्या होता है, डिगिंग इन द ग्राउंड। जब आप खुदाई करते हो, है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, एक्सकवेशंस। तो ये डिगिंग किसने की, किसने करवाई, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने करवाई। ठीक है, तो एक्सकवेशंस किसने स्टार्ट करवाए, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने करवाए। कहाँ पर करवाए, नॉर्थ वेस्ट रीजन में। कहाँ के नॉर्थ वेस्ट रीजन में, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकवेशंस करवाए। एक्सकवेशंस का मतलब क्या होता है, डिगिंग। तो ये जो हमारे इंडिया का पार्ट है इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट रीजन। यहाँ पर डिगिंग स्टार्ट हुई, और जैसे ही एक्सकवेशंस स्टार्ट हुए यहाँ पर डिस्कवरी होती है किसके, रियून्स की, है ना। किसके रियून्स मिलते हैं, प्री हिस्टोरिक सिटीज़। वो प्री हिस्टोरिक सिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, हड़प्पा होती है जो कि मिलती है वेस्ट पंजाब में, और मोहनजोदड़ो जो मिलती है सिंध में। तो बेटा जैसे ही एक्सकवेशंस नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में स्टार्ट होते हैं 1921, 22, 23 में, तो हमें प्री हिस्टोरिक सिटीज़ के रियून्स मिलते हैं। पहली होती है हड़प्पा जो वेस्ट पंजाब में मिलती है, उसके बाद मिलती है मोहनजोदड़ो जो होती है सिंध में। शुरुआती दौर में जो एक्सकवेशंस हुए, जो साइट्स हमें मिली, जिन साइट्स के हमने एक्सकवेशंस किए, वो हमें सब कहाँ पर मिली, इंडस रिवर के बैंक्स पर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बैंक्स पर। ठीक है, तो ट्रिब्यूटरीज का मतलब तो आपको पता ही है, वो छोटी रिवर्स जो अपने वाटर को एक बड़ी रिवर में कंट्रीब्यूट कर देती हैं। ठीक है, तो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी थी रवि, झेलम, चेनाब, ब्यास, है ना। तो जो रवि रिवर है, जो झेलम है, जो चेनाब है, ये सब ट्रिब्यूटरी है रिवर इंडस की। तो ये जो अर्ली सिटीज़ मिली, या तो वो हमें इंडस रिवर के बैंक पे मिली, या तो उसकी ट्रिब्यूटरीज के बैंक पे मिली। इसीलिए इस सिविलाइजेशन का नाम क्या रख दिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आई बात समझ में। अगर कोई पूछे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका नाम क्यों पड़ा इस सिविलाइजेशन का, तो बोल देना कि जब शुरुआती दौर में एक्सकवेशंस हो रहे थे तो जो मैक्सिमम सिटीज़ थी हमें, जो अर्ली सिटीज़ थी हमें, वो कहाँ पर मिली, रिवर इंडस के बैंक पे या तो इसके ट्रिब्यूटरीज के बैंक पे। क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे ओरिजिन एंड एक्सटेंट ऑफ द सिविलाइजेशन। तो बेटा इस सिविलाइजेशन की शुरुआत कहाँ से होती है, इसका विस्तृत एरिया कितना है, वो अब हम पढ़ेंगे। तो 1921 में हमारे एक आर्कियोलॉजिस्ट हुए RB दयाराम सहानी। इन्होंने जो सिटी थी हड़प्पा उसे अनअर्थ किया, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो पहली सिटी मिली हड़प्पा, उसके एक्सकवेशन करवाने का श्रेय किसको जाता है, RB दयाराम सहानी को। उन्होंने अनअर्थ किया किसके रियून्स को, हड़प्पा के रियून्स को। ठीक है। अब बेटा दयाराम सहानी एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे, तो ये खुदाई नहीं करते थे बेटा, ये करवाते थे। एक्सकवेशंस खुद नहीं करते थे, करवाते थे। ये जो हड़प्पा थी ये किस रिवर के बैंक पे थी बेटा, रवि रिवर के बैंक पे थी। और रवि क्या है, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी। कहाँ पर था बेटा ये, वेस्ट पंजाब में। वेस्ट पंजाब
आज पाकिस्तान में, पहले तो इंडिया का पार्ट हुआ करता था, पर अब 1947 में जब डिवीज़न हुआ उसके बाद से ये किसका पार्ट बन गया, अब ये पाकिस्तान का पार्ट बन गया है ना। तो जो हड़प्पा है वो कहाँ पर है, रवि रिवर के बैंक पे है वेस्ट पंजाब में, और अब ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में। चलो, तो जो हड़प्पा थी ये पहली सिटी थी जो एक्सकवेट की गई, जो पहली साइट एक्सकवेट की गई वो थी हड़प्पा, इसीलिए इस पूरी सिविलाइजेशन का नाम रख दिया हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आपसे कोई पूछेगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इसका नाम क्यों रखा गया, तो क्या बोलोगे, जो पहली साइट एक्सकवेट की गई थी वो किसकी थी, हड़प्पा की थी, इसलिए इसका नाम रख दिया गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। फिर 1922-23 में जो एक्सकवेशंस थे वो हुए किसके अंदर में बेटा, रखालदास बनर्जी के लीडरशिप में, ठीक है। पहले दयाराम साहनी को क्या मिला, हड़प्पा, उसके बाद कौन एग्जिस्टेंस में आते हैं, रखालदास बनर्जी। तो जो रखालदास बनर्जी होते हैं उनकी लीडरशिप या उनकी देखरेख में जो एक्सकवेशंस होते हैं, अब उनकी बात करेंगे हम। बेटा जो हमारे रखालदास बनर्जी थे ये भी किससे बिलोंग करते थे, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से बिलोंग करते थे। जब ये एक्सकवेशन साइट्स पर आए तो हमें रियून्स मिले किसके, मोहनजोदड़ो के, जो लारकाना डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ पर, सिंध में, और अब ये वाला पार्ट भी कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, ठीक है। तो 1922-23 में एक्सकवेशंस हुए अंडर रखालदास बनर्जी ऑफ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और यहाँ पर डिस्कवरी होती है किसके रियून्स की, मोहनजोदड़ो सिटी के रियून्स की। ये कहाँ पर है, लारकाना डिस्ट्रिक्ट, और लारकाना डिस्ट्रिक्ट किस में है, सिंध में है, और आज ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। जो फर्दर एक्सकवेशंस हुए तो सिमिलर रिमेन्स हमें कहाँ पर भी मिले बेटा, चन्नहुदड़ो, हिंदी में इसको बोलते हैं चन्नहुदड़ो, पर इंग्लिश में हम बोलते हैं चन्नुधारो। ये कहाँ पर मिली, सिंध में मिली, ठीक है। चन्नहुदड़ो हिंदी में बोलते हैं, चन्नुधारो भी एक सिटी थी जिसके रियून्स हमें मिले कहाँ पर, सिंध में। फिर हमें और डिस्कवरी हुई तो हमें मिला लोथल, कहाँ पर, गुजरात में। फिर नदन राजस्थान में हमें मिला कालीबंगन, रूपर मिला पंजाब में, आलमगीरपुर मिला उत्तर प्रदेश में, बनवाली मिला हरियाणा में। बाय नाउ मोर देन 800 साइट्स रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब तक हमें 800 से ज़्यादा साइट्स मिल चुकी हैं जो किससे जुड़ी हुई हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई हैं। बेटा बाद में फिर एक्सकवेशंस हुए, और जब सिमिलर एक्सकवेशंस हुए तो बेटा अब तक हमें 800 साइट्स से भी ज़्यादा साइट्स मिल चुकी हैं। बाय नाउ मोर देन 800 साइट्स जो कि रिलेटेड है हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमें मिल चुकी हैं। तो अब तक हम 800 से ज़्यादा साइट्स को डिस्कवर कर चुके हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो सुख्तागेंदौर, जो कि मकरान कोस्ट पर है ना, वहाँ से लेकर के इन द वेस्ट में जो मकरान कोस्ट है ना, उस पर सुख्तागेंदौर से लेकर के आलमगीरपुर जो कहाँ पर है, गंगा यमुना द्वाब पर है, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना द्वाब, जैसे हम सिटी की बात करें तो कहाँ, आलमगीरपुर तक, कहाँ से लेकर के, सुख्तागेंदौर से लेकर आलमगीरपुर तक इसका एक्सटेंट था। अगर ऐसे याद रखना चाहो तो कैसे याद रखोगे, सुख्तागेंदौर टू आलमगीरपुर। अब कोई पूछेगा आलमगीरपुर कहाँ पर है, तो बोलना उत्तर प्रदेश में, गंगा यमुना दोआब के पास में। फिर सुख्तागेंदौर कहाँ पर है, तो वेस्ट में, मकरान कोस्ट पर है, ठीक है। तो वेस्ट में मकरान कोस्ट से लेकर के गंगा यमुना दोआब जो ईस्ट में है यहाँ तक फैला हुआ था। सुख्तागेंदौर टू आलमगीरपुर बोल सकते हो, वेस्ट में मकरान कोस्ट से लेकर के गंगा यमुना दोआब तक बोल सकते हो, ठीक है। गंगा यमुना दोआब कहाँ पर आएगा बेटा, ईस्ट में। इन द साउथ द हड़प्पन वर यूजिंग द गल्फ ऑफ कॉम्बे खंबात। अगर हम साउथ की बात करें तो हमने देखा है कि जो हड़प्पन्स थे वो गल्फ ऑफ कॉम्बे को यूज़ करते थे, है ना, मतलब गल्फ ऑफ खंबात का यूज़ कौन करते थे, हमारे हड़प्पन्स। अब हम पीरियड की बात करेंगे कि भाई ये सिविलाइजेशन का पीरियड कौन सा था, तो अनफॉर्चुनेटली कोई रिटर्न रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो बहुत सारे स्कॉलर्स ये सजेस्ट करते हैं, देखो हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हमें प्रोबेबल, सजेशंस, इन पे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है ना, ज़्यादा इनको पढ़ना पड़ रहा है। ऐसे वर्ड प्रोबेबली, सजेस्टेड बाय मेनी स्कॉलर्स, मतलब एग्जैक्ट रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है। तो बहुत सारे जो स्कॉलर हैं वो सजेस्ट करते हैं कि ये जो पीरियड है सिविलाइजेशन का वो लगभग
3250 से 2750 BC तक होगा, ठीक है। BC बोले तो बिफोर क्राइस्ट, मतलब आज अगर हम 2025 पर हैं तो पैसे पीछे आप 1 पर जाएं 1 AD, और फिर 1 AD से आप पीछे जाएंगे कहाँ तक 3250 से। तो पहले आएगा 2750 और फिर उसके बाद क्या आएगा 3250, मतलब ये पीरियड रहा है किसका, हड़प्पन सिविलाइजेशन का। और अगर आज से मैं बात करूँ तो यहाँ तक अगर मैं जोड़ लूँ तो लगभग हम 5000 5500 साल पुरानी बात कर रहे हैं। क्लियर है बेटा, ये वही पीरियड है। इट वॉज नियरली द सेम पीरियड विच विटनेस द ग्रोथ ऑफ, ये वही पीरियड है जहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी एंशंट सिविलाइजेशन का भी राइज होता है इजिप्ट में, बेबीलोनिया, ठीक है। ये नियरली वही सेम पीरियड है जहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी एंशंट सिविलाइजेशन की भी ग्रोथ होती है इजिप्ट में, इन इजिप्ट एंड बेबीलोनिया। जो रेडियो कार्बन डेट्स हैं वो भी इंडिकेट करती हैं कि जो हड़प्पन कल्चर है वो आज से 5000 साल पहले रहा होगा। कैसे 5000 साल में बोल रही हूँ, फिर से ध्यान रखो, ये BC है बेटा, आज हम AD में हैं। 1 AD से आज हम कहाँ पहुँच गए हैं 2025 तक, ठीक है। और ये 1 AD से कितने साल पुरानी बात कर रहे हैं 2500, ठीक है। तो लगभग 4.5 साल 4500 साल 5000 साल पुरानी बात हम कर रहे हैं। तो जब रेडियो कार्बन डेट्स को हम निकालते हैं, कार्बन डेटिंग की बात जब हम करते हैं, तो भी लगभग 4500 साल पुरानी ये सभ्यता थी। अब हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फीचर्स को। किसके सिग्निफिकेंट फीचर को, हड़प्पन सिविलाइजेशन के सिग्निफिकेंट फीचर्स को। अर्बन प्लानिंग या टाउन प्लानिंग, जो रूइंस थे जो हमें साइट्स पर मिले हैं वो बताते हैं कि जो हड़प्पन पीपल थे वो प्राइमरली अर्बन थे, ठीक है, ठीक है। और इनकी जो सिटीज़ थी उसे बहुत स्किलफुली डिज़ाइन किया गया था, सुव्यवस्थित नगर थे, इसे नगरीय सभ्यता कहते हैं। स्ट्रीट की बात करें तो जो स्ट्रीट्स थी वो डिवाइड करती थी पूरी सिटी को स्क्वायर में और रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में, ठीक है। तो जो स्ट्रीट्स थी उनको इस तरीके से बनाया गया था कि वो पूरी सिटी को डिवाइड करेंगे स्क्वायर में और रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में। ईच ऑफ दीज वाज फर्दर डिवाइडेड बाय और इसके अलावा भी फर्दर डिवीजन होंगे नंबर ऑफ लेन्स, फिर उसमें से क्या आ जाएंगी नंबर ऑफ लेन्स। नहीं समझ में आया ना, देखो समझो। पहले तो ये जो रोड्स थे, सपोज करें पूरी सिटी है तो इस पूरी सिटी को वो काय में डिवाइड कर देते, रेक्टेंगुलर स्क्वायर बॉक्सेस में डिवाइड कर देते थे। फिर इन स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में डिवीजन के बाद हम देखते हैं कि बहुत सारी लेन और इन्हीं से निकलती थी, ठीक है, जो फर्दर सिटीज़ को डिवाइड करती थी। क्लियर है। जो मेन स्ट्रीट होती थी वो बहुत ज़्यादा वाइड होती थी, स्ट्रेट होती थी, और हर रोड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी राइट एंगल पे। दिख रहे हैं यहाँ सारे राइट एंगल, इसी तरीके से रोड बनी हुई थी। आज हमारे आप आगरा चले जाओ, इंदौर चले जाओ, आपको रोड कहीं से वाइड मिलेगी, कहीं से नैरो मिलेगी, कहीं तो 2 गाड़ियाँ एक ट्रक एक साथ में चल सकता है, तो कहीं पे एक गाड़ी भी प्रॉपरली नहीं निकल सकती। पर इन लोगों के टाइम पे सारी जो गलियाँ थी, सारी जो रोड थी वो राइट एंगल पे एक दूसरे को क्रॉस करती थी। फायर बॉन्ड ब्रिक्स का यूज़ करते थे ये स्ट्रीट्स को पेव करने के लिए। जैसे आज हम रोड बनाते हैं ना, कोल टार से रोड बना रहे हैं या सीमेंटेड रोड बना रहे हैं, ये लोग रोड किससे बनाते थे बेटा, फायर बॉन्ड ब्रिक्स से, ईंटों से बनाते थे। जो कॉर्नर्स होते थे स्ट्रीट के वो राउंडेड होते थे, जिससे कि हैवी कार्ट की मूवमेंट थोड़ी सी ईजी हो जाए। मतलब इस तरीके से कॉर्नर में रोड नहीं होती थी, रोड इस तरीके से मुड़ती थी, इस तरीके से, जिससे कि हैवी ट्रक्स वगैरह को भी इजीली मोड़ लिया जाए। नहीं भैया, कार्ट्स उस टाइम ट्रक नहीं होते थे, ठीक है। तो कार्ट्स की मूवमेंट इजीली हो पाए तो जो स्ट्रीट्स थी उनके जो कॉर्नर्स हुआ करते थे वो राउंडेड हुआ करते थे। हाउसेज वर नॉट अलाउड टू एनक्रोच अपॉन द स्ट्रीट, और किसी भी घर को ये परमिशन नहीं थी, किसी व्यक्ति को ये परमिशन नहीं थी कि वो घर रोड पे बना ले। जैसे आज हम बना लेते हैं ना, दुकान खोलते हैं रोड के साइड में, पर बड़ा बड़ा कि उसको रोड तक ले आते, ऐसा अलाउ नहीं था। तो पहले तो ट्रक नहीं होते थे उस टाइम में, ये ध्यान रखना। कार्ट्स की मूवमेंट के लिए कॉर्नर्स को राउंडेड किया गया था, और किसी भी व्यक्ति को ये राइट नहीं था कि वो अपने घर को रोड पे बना ले, ठीक है। अलॉटेड एरिया होता था, उसी में उसको बनाना पड़ता था।
अब हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे। तो एक यूनिक फीचर था इस सिटी का कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत एलॉबरेट था, बहुत विस्तृत था। जो ड्रेनेज चैनल हुआ करते थे वो ब्रिक लाइन्ड हुआ करते थे, ईंटों से बने होते थे, ठीक है, फ्लॉड अलॉन्ग साइड एवरी स्ट्रीट, और हर स्ट्रीट के साथ साथ में ये भी चलते थे, मतलब रोड के साथ साथ में एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, है ना। नालियाँ रोड के साइड साइड में चलती थी। बहुत ही बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम। क्यों बढ़िया था? क्योंकि वो कवर्ड होता था, अनकवर्ड नहीं होती थी नालियाँ। जो हाउस ड्रेन होता था वो कनेक्ट होता था अंडरग्राउंड मेन ड्रेन से, ठीक है। जो मेन ड्रेन होता था उससे जो हाउस का ड्रेन है वो कनेक्टेड होता था। देखो बेटा, अंडरग्राउंड जो मेन ड्रेन बना होता था उससे कनेक्ट हो जाता था हाउस ड्रेन, ठीक है। मतलब जैसे हमारे घर की जो नालियाँ हैं वो मेन ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट होंगी, वैसे ही कुछ जो ड्रेनेज सिस्टम था या जो ड्रेन्स थे उनमें मेन होल्स हुआ करते थे, ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स पे। जैसे ये एक घर है, ठीक है, ये घर से निकली हुई नाली है, तो ये मेन बड़ी नाली में जाकर मिल जाएगी। और ये जो बड़ी नाली होगी उसमें ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पे इंस्पेक्शन होल्स होंगे। क्या होंगे? इंस्पेक्शन होल्स, या इनको मेन होल्स भी कहते थे। ये इंस्पेक्शन होल इसलिए बनाए गए थे बेटा, जैसे आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी ना, धूम 2 पता नहीं कौन सी है, जिसमें ऋतिक रोशन वो नाले के अंदर से निकलता है, देखा होगा ना, वो से ढक्कन खोल के निकलता है, कुछ वैसा ही। तो ये जो इंस्पेक्शन होल या जो मेन होल होते थे, ये किसके लिए होते थे? कि अगर ड्रेनेज सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई ब्लॉकेज हो रही है, तो उसको क्लीन किया जा सके, उसके लिए होते थे इंस्पेक्शन होल्स। और ये रेगुलर इंटरवल्स पे होते थे जिससे प्रॉपर इंस्पेक्शन किया जा सके, क्लीनिंग की जा सके। और ये जो इतना सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम था, ये बताता है अच्छा खासा खर्चा करती थी उस टाइम की सरकार। अब वो डेमोक्रेटिक थी या मानकी थी कि भाई यहाँ पर सैनिटेशन और हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो अगर हम बात करें कि ये जो इतना सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम है ना, इससे क्या पता चलता है कि भाई उस टाइम में भी बहुत ध्यान देते थे लोग और अच्छा खासा खर्चा करते थे सैनिटेशन पे और हेल्थ पे। बेटा खर्चे के बिना ये सिस्टम प्रॉपरली चल नहीं सकता, और ध्यान नहीं दिया होता तो आपने खर्चा नहीं किया होता। क्लियर है? इनका जो कंसर्न था सैनिटेशन को लेकर के बहुत ही ज़्यादा वर्दी था, ठीक है, इसको हमें एडमायर करना चाहिए, वर्दी ऑफ एडमिरेशन। बेटा अब हम आर्किटेक्चर की बात करेंगे। द ड्वेलिंग हाउसेस, बहुत सारे ड्वेलिंग हाउसेस हुआ करते थे जो स्ट्रीट के दोनों साइड पे होते थे, मतलब जहाँ पर लोग रहते थे। मतलब जैसे ये रोड है तो ये रोड के यहाँ पर घर बने होते थे, यहाँ पर घर बने होते थे। आई बात समझ में? जो घर होते थे वो डिफरेंट साइज़ के होते थे और एक रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता था इनको। रेस्ड प्लेटफॉर्म पे क्यों बनाया जाता है ज़रा ध्यान रखना, क्योंकि जितनी भी सिटीज़ हमने देखी वो रिवर बैंक पर है। तो नदी के किनारे जब आप सिटी बसाओगे तो अब इसी बात है आपको घर थोड़े से ऊंचाई पे बनाने पड़ेंगे, रेस प्लेटफॉर्म पे बनाने पड़ेंगे, जिससे कि जो फ्लड आए भी तो उतना डैमेज ना हो। क्योंकि आप नदी के किनारे रहोगे, ऑब्वियस सी बात है फ्लड तो आएगी, तो फ्लड से डैमेज थोड़ा सा कम हो जाए, इस वजह से रेस प्लेटफॉर्म पे घर बनाए गए। और बेटा ये जो घर होते थे ये भी बॉन्ड ब्रिक से बनाए जाते थे, जिनकी क्वालिटी बहुत हाई हुआ करती थी, फर्निश्ड हुआ करते थे, और पेव्ड फ्लोर था, मतलब कच्चे घर नहीं थे, सीमेंट से बने हुए, मतलब ब्रिक से, ईंट से बने हुए, सीमेंट गलत बोला, सॉरी, ईंट से बने हुए घर थे। जो फ्लोर होता था वो भी पूरा ईंट से बना हुआ था, पेव्ड फ्लोर था, ठीक है। तो मतलब कच पचपच ज़्यादा नहीं थी। जो रूम्स हुआ करते थे वो ओपन कोर्टयार्ड के आसपास बनाए जाते थे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फीचर था हाउस प्लानिंग का। आज भी जब आप गांव में जाते हो तो आपको कच्चे घर तो देखने को मिलते हैं, पर ये भी तो देखने को मिलता ही है कि
घर भले ही छोटा होगा पर आसपास ज़मीन बहुत खाली पड़ी होगी। गांव जब भी आप जाओगे तो आप देखोगे घर भले ही छोटा हो पर आसपास ज़मीन बहुत पड़ी होती। तो ऐसे ही हड़प्पन में भी था कि एक ओपन कोर्टयार्ड ज़रूर होता था और उसके आसपास रूम बने होते थे। पर हड़प्पन गांव से, हमारे गांव से अलग क्यों थे बेटा? क्योंकि वहाँ पर जो फ्लोर होता था वो पूरी तरह पेव्ड होता था। घर जो बने होते थे वो बर्न्ड ब्रिक से बने होते थे। आज भी जब आप इंटीरियर विलेज एरिया में जाओगे तो आपको थोड़ा सा कच्चे घर देखने को मिल जाएंगे, पर उस टाइम ऐसा नहीं था। मतलब हाउस प्लानिंग बहुत प्रॉपर तरीके से की गई थी और ये हड़प्पन्स का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। जो हाउस हुआ करते थे उसमें वेल्स हुआ करते थे, मतलब कुएं हुआ करते थे, बाथरूम्स हुआ करती थी। हर घर में कुआं होगा, बाथरूम्स होंगे। देखो अब तक हम इतने डेवलप नहीं हो पाए हैं। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जब बनी तब हमने लोगों को शौचालय बना के दिए, बाथरूम्स बना के दिए, पर हड़प्पन्स कितने एडवांस थे हम थे कि उनकी जो सिटी थी उसमें हर घर में वेल भी हुआ करता था और बाथरूम्स भी हुआ करती थी। अब हम सेकेंड फीचर को डिस्कस करेंगे जो था ग्रेट बाथ। बहुत फैक्सिनेटिंग फीचर है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का, ग्रेट बाथ। जो मोस्ट इम्पोजिंग स्ट्रक्चर है जिसे अनअर्थ किया गया मोहनजोदड़ो में, जिसकी खुदाई की गई मोहनजोदड़ो में, वो था ग्रेट बाथ। मतलब अनअर्थ करना मतलब खुदाई करना ही होता है यार, ज़मीन के अंदर से कुछ निकालना। तो मोहनजोदड़ो में मिला ग्रेट बाथ। ये बहुत ही इम्पोजिंग, बहुत ही अट्रैक्टिंग, फैक्सिनेटिंग स्ट्रक्चर था। इट कंसिस्टेड ऑफ ओपन क्वाड्रेंगल वरांडाज एंड ऑन इट्स 4 साइड। एक ओपन क्वाड्रेंगल है, वरांदा है चारों साइड में, है ना। एंड एट द बैक ऑफ 3 of the verandas various galleries and rooms were there। और इसमें से जो 3 वरांदा हैं उनके पीछे गैलरीज हैं, रूम्स हैं। मैंने चैप्टर की शुरुआत में बताया, फिर से मैं बता देती हूँ। इस तरीके के ओपन एरिया को हम बोलते हैं क्वाड्रेंगल, ठीक है। और आप लोग स्कूल कॉलेजेस में मैक्सिमम देखते हो कि इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कि यहाँ पर आपकी क्लासेस होंगी और यहाँ पर वो एरिया होगा जहाँ पर असेंबली वगैरह करते होंगे, दूसरे प्रोग्राम करते होंगे, ठीक है। चलो, तो हम देख रहे हैं कि एक क्वाड्रेंगल ओपन एरिया है, उसके आसपास वरांदा है, वरांदा के पीछे गैलरीज हैं, रूम्स हैं। एक बहुत बड़ा स्विमिंग एनक्लोजर है सेंटर में। इस क्वाड्रेंगल के, जो क्वाड्रेंगल ओपन एरिया है उसके सेंटर में एक बहुत बड़ा सा स्विमिंग एनक्लोजर है जो 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा है और डीप है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर डीप, 7 मीटर्स वाइड एंड 12 मीटर लॉन्ग। याद रखना, ये जो क्वाड्रेंगल है उसके सेंटर में एक स्विमिंग एनक्लोजर है और स्विमिंग एनक्लोजर का मेजरमेंट क्या है? 12 मीटर लॉन्ग, 7 मीटर वाइड, 2.5 मीटर डीप। एट ईदर एंड, दोनों ही एंड पर एक रेज्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जिससे आप पूल तक जा सकते हो और पूल के ऊपर आ सकते हो। जो पूल है इसमें पानी भरा जाता था और ये पानी कुएं से लाया जाता था, जो कुआं पास में ही होता है। फिर इस कुएं की पीरियोडिक क्लीनिंग भी होती थी, मतलब समय समय पर इसे साफ़ किया जाता था। और आप क्लीनिंग करोगे तो ऑब्वियस सी बात है इसके पानी को निकालोगे, तो आफ्टर पीरियोडिक क्लीनिंग ऑफ द पूल द वाटर वॉज डिस्चार्ज इनटू अ ह्यूज ड्रेन। एक बहुत बड़ा वहाँ पर ड्रेन था जो कि मेन ड्रेन, जो स्ट्रीट है ना उसके मेन ड्रेन से, जो बड़ा नाला होता है उससे कनेक्ट होता था ये। तो जब पानी बाहर जाएगा तो वो सीधे नालियों के थ्रू बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? आफ्टर पीरियोडिक क्लीनिंग ऑफ द पूल, हम टाइम पे 15 दिन में, 1 महीने में, 10 दिन में इसको साफ़ करते होंगे, है ना। तो जो पानी होगा उसको फिर हम डिस्चार्ज कर देते होंगे सफाई के बाद, किसमें? एक ह्यूज ड्रेन में, एक बड़े ड्रेन में, जो किससे कनेक्ट होगा? मेन ड्रेन से, स्ट्रीट के मेन ड्रेन से। अब बेटा, जो वॉल्स हुआ करती थी इस पूल की, उन्हें वाटर टाइट बनाया जाता था। वाटर टाइट क्यों बनाया जाएगा बेटा? वाटर टाइट नहीं बनाओगे तो कुएं से जो पानी आप इस पूल में डाल रहे होगे वो निकल जाएगा। तो इसीलिए जो वॉल थी पूल की उन्हें वाटर टाइट बनाया गया। यूजिंग स्पेशली मेड ब्रेक्स, स्पेशली इसके लिए ब्रेक्स बनाई गई। जिप्सम मोटर के थ्रू इसे वाटर टाइट बनाया गया। जिप्सम के मोटर के थ्रू, स्पेशल ब्रेक्स के थ्रू इसको इस तरीके से बनाया गया कि पानी बाहर ना निकले।
बेटा इस स्ट्रक्चर को आज हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उस टाइम के लोगों के आर्किटेक्चरल स्किल्स कितने उच्च क्वालिटी के थे, ठीक है। मतलब कितना स्किलफुली उन लोगों ने डिज़ाइन किया होगा, आप उनके स्किल्स के रिगार्ड्स में सोचो। और ये अब तक हम देख पा रहे हैं, इसके जो रेवेजेस हैं, इसका जो टूटा फूटा मटेरियल है वो आज तक हम देख पा रहे हैं। लगभग 5000 साल पहले बना ये स्ट्रक्चर। इतने हम देखते हैं फ्लड आती है, बाढ़ आती है, मतलब सूखा पड़ता है, भूकंप आ जाता है, पता नहीं क्या 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 नेचर के फोर्सेस हैं जो काम करते हैं। उसके बाद भी अगर ये स्ट्रक्चर के रेवेजेस हमें देखने को मिल रहे हैं तो सोचो 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 कितना बढ़िया तरीके से इसे बनाया गया होगा, कितना स्ट्रेंथन ये होगा। 1000 साल तक किसी स्ट्रक्चर का एज इट इज़ रहना, एज इट इज़ नहीं मतलब उसके रेवेजेस हमें मिलें तो वो भी बड़ी बात है भाई। अब हम डिस्कस करेंगे ग्रेट ग्रेनरी को। तो जो मोस्ट रिमार्केबल बिल्डिंग थी हड़प्पा की वो थी ग्रेट ग्रेनरी। भंडारण करने के लिए बहुत बड़ी ग्रेनरी, अनाज भंडारण के लिए बहुत बड़ी ग्रेनरी इन लोगों ने बना रखी थी, है ना, जिसमें हम लोग हमारे फूड ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं। इट कंसिस्टेड ऑफ 2, इसमें 2 ब्लॉक्स होते थे बेटा। इट कंसिस्ट ऑफ 2 ब्लॉक्स विथ एन आइल बिटवीन दैम। और ये 2 ब्लॉक्स के बीच में एक रास्ता था, जैसे करो एक ब्लॉक ये एक ब्लॉक ये, और इसके बीच में रास्ता हुआ करता था, ठीक है। ईच ब्लॉक हैड 6 हॉल, और हर ब्लॉक में कितने हॉल थे? 6 हॉल थे, ठीक है। हर ब्लॉक में 6 हॉल थे, ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 ये लो 6, 1 2 3 4 5 ये लो 6 ब्लॉक हुआ करते थे। एंड ईच हॉल वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू 4 कंपार्टमेंट। और हर हॉल में कितने कंपार्टमेंट हुआ करते थे बेटा? 4। समझ में आ गई बात? कितने कंपार्टमेंट हुआ करते थे? 4 कंपार्टमेंट हुआ करते थे। तो पहले 2 ब्लॉक्स में ये ग्रेनरी डिवाइडेड थी, बीच में एक आइल था। आइल मतलब बोल तो एक सड़क, एक रास्ता, सड़क नहीं बोलना चाहिए, रास्ता बोलना चाहिए आने जाने के लिए। हर ब्लॉक में 6 हॉल थे, ठीक है। और 6 जो हॉल थे उनमें प्रॉपर कॉरिडोर दिया गया था। और फिर हर हॉल डिवाइडेड था 4 कंपार्टमेंट्स में, ठीक है। 2 ब्लॉक के 6 हॉल विथ कॉरिडोर, और फिर ये जो हॉल थे 4 कंपार्टमेंट में डिवाइड थे। ये क्यों बनाए थे हमने बेटा इतना एलॉबरेट स्ट्रक्चर? हमारे फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। मतलब सरप्लस प्रोडक्शन होता था जिस को हमें स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती होगी, ठीक है। और इसे रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बनाया गया था जिससे कि हम फ्लड से हमारे अनाज को बचा पाएँ। ऑब्वियसली बात है, अगर आपको ग्रेन को स्टोर करना है तो उसमें पानी नहीं लगना चाहिए। पानी नहीं लगे इसलिए आपने उसको क्या पे बनाया है? एक रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बनाया। क्लियर है? तो एक बात और बेटा, ये जो ग्रेनरी है ये हमें एक ही जगह पे नहीं मिली है, हमें बहुत सारी साइट्स पे ग्रेनरीज मिली हैं। जैसे मोहनजोदड़ो में मिली है और लोथल में भी मिली है। नेक्स्ट है बेटा असेंबली हॉल, सिटाडल और पब्लिक बिल्डिंग्स। देयर वर ऑल्सो स्पेशियस बिल्डिंग, और स्पेशियस बिल्डिंग भी हमने देखी वहाँ पर, जिसे असेंबली हॉल की तरह यूज़ किया जाता होगा। पिलर्ड हॉल एक हॉल था जिसमें पिलर थे, बड़े बड़े कॉरिडोर्स थे, लो बेंचेस यहाँ पर लगी हुई थी। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि ये असेंबली हॉल होगा जहाँ पर जो रूलर होगा, जो राजा होगा, या जो गवर्नमेंट का हेड होता होगा। क्योंकि इस बात की क्लियर इन्फॉर्मेशन कहीं से भी हमें नहीं मिलती है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी थी, कि डिक्टेटरशिप थी, कि रूलर मतलब किंग रूल करता था। ऐसा कुछ पक्का हम नहीं बता सकते। तो गवर्नमेंट का जो हाईएस्ट अथॉरिटी होता होगा वो, या जो राजा होगा, रूलर होता होगा, वो अपने सेरेमोनियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ को यहाँ से परफॉर्म करता होगा। अब हम बात करेंगे सिटाडल की। अभी हमने असेंबली हॉल पढ़ा कि बड़ा हॉल था, पिलर लगे हुए थे, बड़ा सा कॉरिडोर था, लो बेंचेस थी, और राजा अपनी, या रूलर जो भी होगा, वो अपनी सेरेमोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ को यहाँ से करता होगा। जो सिटाडल था वो पॉसिबली रूलिंग क्लास के मेंबर के लिए होगा, वो उसको ऑक्यूपाई करते होंगे। इसके अलावा दूसरी ऑफिशियल बिल्डिंग्स भी थी जो मार्केट प्लेस जैसी दिखती हैं, है ना। कॉटेजेस के ग्रुप दिखते हैं, कॉटेजेस के। फिर से ध्यान से सुनो, जो सिटाडल था वो पॉसिबली ऑक्यूपाई किया होगा किसने? रूलिंग क्लास के मेंबर्स ने। दूसरी पब्लिक बिल्डिंग्स की बात करें तो वो हमें रिजेंबल करती हैं मार्केट प्लेस की तरह, कॉटेजेस की ग्रुप की तरह, मार्शल लाइक मिलिट्री कंटोनमेंट की तरह, है ना। और ये सब भी हमारा ध्यान अपनी ओर खींचती हैं।
सो स्टूडेंट आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली. इफ यू हैव एनी डाउट एनी पॉइंट टू राइट इन कमेंट सेक्शन. पार्ट 2 हम सोशल लाइफ से डिस्कस करेंगे.